Failure of classical physics. जी, तो फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स यानी वो कौन सा पॉइंट था जहां पे अभी तक जो हमने थ्योरी डेवलप की है हाइड्रोजन एटम वो वैलिड नहीं रहती। यानी क्लासिकल थ्योरी फॉर द हाइड्रोजन एटम वैलिड नहीं रहती। वो कौन से पॉइंट्स थे और क्यों हमें क्वांटम मैकेनिक्स की फिर जरूरत पेश आई? दिस इज द पॉइंट वेयर वी स्विच फ्रॉम क्लासिकल टू क्वांटम। दिस इज वन थिंग। आपको पता है कि क्लासिकल फिजिक्स का एक लॉ है बड़ा वेल नोन कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल शुड रेडिएट एनर्जी। यानी ऐसे चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट कर रहे हैं उनको एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। और वो एनर्जी कितनी होगी? वो एनर्जी इक्वल होती है वो पावर ई स्क्वायर ए स्क्वायर और 4πε0 c क्यूब, यानी स्क्वायर ऑफ द एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस उसका भी एक्सेलरेशन होता है F इज इक्वल टू एम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि v स्क्वायर ओवर r के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन है तो उसको एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या है, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो एटम के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता उस वक्त तक जब तक वो एक जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उससे दूसरे ऑर्बिट में यानी लोअर ऑर्बिट में वो जंप ना करे। लेकिन अगर वो एक ही ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ये हमें पता है। अब जो क्लासिकल लॉ है ये भी हमें पता है कि वो अपनी जगह पे वो दुरुस्त है और प्रूफ्ड है, लॉ है, थ्योरी नहीं है। तो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों एटम का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा? कोई बता सकता है? एनी गेस? एनीवन कैन गेस? जी बच्चों, लगता है सो गए। ये चीज इम्पॉसिबल है, ऐसा हो मतलब है, ये तो हम कह रहे हैं ना कि ऐसा होना चाहिए लेकिन होता नहीं है ऐसे। ठीक है, यानी क्लासिकल लॉ के मुताबिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लॉ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, उसके मुताबिक ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा होता नहीं है। एनी रीजन? चले, पहले हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि ये रेट कितना है और मैं हाँ
मैं एक और एंगल से आपको बता रहा हूँ, ठीक है? एक और एंगल से इस चीज़ को डिस्क्राइब करता हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, बट एक अनदर डिफरेंट एंगल से इस चीज़ को मैं बयान करता हूँ। आपको पता है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करते हैं कितनी? P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स a स्क्वायर। कांस्टेंट कितना है? E स्क्वायर ओवर 6 पाई एप्सिलॉन नॉट c क्यूब। इसको अनदर फॉर्म में मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 करके हमने वो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना चाह रहे हैं, तो लिख दिया 2/3 E स्क्वायर a स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट c क्यूब। अनदर फॉर्म, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, डिवाइडेड बाय 2 किया। अब हमें पता है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी mv स्क्वायर ओवर r होता है इज इक्वल टू f इज इक्वल टू ma, तो वहां से आपके पास क्या आ गया? a v स्क्वायर ओवर r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन का v स्क्वायर ओवर r के। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पीछे मालूम कर चुके हैं, वो किसके इक्वल है? e ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr अंडर रूट। तो आपके पास a हो गया e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr स्क्वायर। तो इसको हम a को पुट कर दें, ये रिलेशन जो है 5.26 उसके अंदर, तो आपका p बन गया 2/3 e की 6 और 4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यूब c क्यूब m स्क्वायर r की 4। अच्छा, r हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। आप ये p एनर्जी पावर रेडिएटेड या एनर्जी रेडिएटेड जो है, आप इसको कैलकुलेट करें, बाकी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करें, तो ये आपके पास 2.9 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड आ जाता है, राइट? लेकिन ये कब है? जब आपका R 5.3 इंटू -11 मीटर है। और आपने एक रिलेशनशिप ये भी पढ़ा हुआ है कि R इज प्रोपोर्शनल टू -1 ओवर E। अगर हाइड्रोजन एटम में से एनर्जी रिलीज हुई इलेक्ट्रॉन की, इट मीन्स, यानी उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी जब रिलीज की तो वो मोर नेगेटिव, उसकी और एनर्जी कम हो गई, और इसका मतलब है उसका आर रिड्यूस हुआ। यानी एनर्जी रिलीज होने से जब एक इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जब उसकी एनर्जी रिलीज होगी तो वो अपना रेडियस उसका रिड्यूस होगा। और हमें इस रिलेशन से, ये वाला रिलेशन से पता है कि पावर जो है प्रोपोर्शनल है 1/r4। यानी R जितना कम होगा, पावर उतनी ज्यादा तेजी से रेडिएट होगी। यानी R, तो पिक्चर क्या बनी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी पावर रेडिएट कर रहा है जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, लेकिन जब वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो अपना रेडियस कम करेगा, और रेडियस उसका कम होते होते कम हो रहा है और पावर उतनी तेजी से रेडिएट हो रही है। और वो लोगों ने कैलकुलेट किया कि -16 सेकंड में उसको कोलैप्स कर जाना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में चले जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, यानी एटम जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है वो अपने स्टेबल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहता है। तो बेसिकली इसकी जो रीजन है फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, उसको जो क्वांटम मैकेनिक कंसेप्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी सिर्फ पार्टिकल नेचर अभी तक हमने कंसिडर की, इसकी वेव नेचर कंसिडर नहीं की। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है जब वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो मैं अगले चैप्टर में इमेज बनी हुई है वहां पे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि जब वो बल्कि इस पिछली से थोड़ा सा बता दूं इससे, कि ये लाइक अ पार्टिकल मोशन बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगर हम ये कहें कि ये इलेक्ट्रॉन वेव बनाते हुए मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इन उसकी ड्यूअल नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, देन वी कैन एक्सप्लेन।
this कि why atom is stable. So this is the point कि जहाँ पे why failure of classical physics and the need of the quantum mechanics. इससे ये जो है पिक्चर दिखाया गया वैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है स्पाइरल मोशन बनाते हुए यानी आर जो उसका रेडियस वेक्टर वो कम होते होते उसको अल्टीमेटली न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाना चाहिए अगर ये लॉ वैलिड होता इस एटम के ऊपर, क्योंकि नहीं है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये क्लासिकल लॉज यहाँ पे ओबे नहीं करते, क्वांटम मैकेनिकल लॉज जो है आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसी चीज को लेके हम अगले चैप्टर में चलेंगे। और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कंसेप्ट दिया कि जो लैम्डा है वो h/mv आपके पास दिख रहा है। ये फिर हम आगे चल के बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ तक एक दफा पढ़ लें, ये लास्ट पैरा अगर आप बेशक रहने दें, बाकी एक दफा आप पढ़ लें। क्योंकि ये लास्ट वाला भी चीजें डिस्कस नहीं है, तो इसलिए वो आप रहने दें, बाकी आप एक दफा उसको रीड कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। ये सिर्फ मैं हिंट दूंगा और ये प्रॉब्लम्स आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाने हैं टिल वीकेंड। मैं अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दूंगा, तो आपने प्रॉब्लम्स अपने पेपर्स पे करने हैं एंड देन उनको आप ये जो कैम स्कैनर ऐप है उससे आप स्कैन करके पीडीएफ बना के एट लो रेजोल्यूशन, पीडीएफ एट लो रेजोल्यूशन बनानी है आपने, तो कम फाइल साइज की बन जाती है उस, ताकि जब आप सेंड करें तो वो फिर डिफिकल्टी ना हो आपको, तो आपने मुझे फिर वो सेंड करनी है। नहीं हो तो ठीक है सर। पहला प्रॉब्लम है, a 5 MeV alpha particle approaches a gold nucleus with an impact parameter of 2.6 into minus 13 meter, through what angle will it be scattered? यानी T जो है kinetic energy वो दी गई है 5 MeV, impact parameter B
गिवन है, आपने स्कैटरिंग एंगल मालूम करना है। क्वेश्चन आप जो है वो बुक अपने पास खोल लें या अपने पास ये जो मेरा चैप्टर है वो खोल लें, देखते जाएं, मैं यहाँ से हिंट बताता चला जाता हूँ। तो आपने स्कैटरिंग एंगल मालूम करना हो तो कॉट ऑफ थीटा होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी ओवर जेड ई स्क्वायर बी। तो यहाँ पे आपको बी भी पता है, टी भी पता है, बाकी कांस्टेंट है। तो जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका जो स्कैटरिंग एंगल आएगा वो 10 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन 2 आपने ये सॉल्व करके देखना है। क्वेश्चन 2, what is the impact parameter of a 5 MeV alpha particle scattered by 10 degree when it approaches a gold nucleus? ये पहले वाला ही क्वेश्चन है। पहले थीटा पूछ लिया है, अब उन्होंने थीटा दे दिया और बी पूछ लिया है। तो आपके पास बी जो है वो जेड ई स्क्वायर, ये फार्मूला मैं थोड़ा सा गलत लिख गया, ये क्वेश्चन 2 में जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी आना था, ये मुझसे लिखते हुए थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको करेक्शन कर लेना। कॉट ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है, वो मेरा ख्याल जल्दी में लिखते हुए ना उससे गलती हो गई, तो अभी मेरी नजर पड़ी है, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी कॉट ऑफ थीटा बाई 2, तो बी हो जाएगा 2.6 इंटू -13 मीटर। पहले में बी यही गिवन है तो आपके पास फाइंड आउट हो गया। What fraction of a beam of 7.7 MeV alpha particle incident upon a gold foil of this thickness is scattered by less than 1 degree? ये जो फार्मूला होता है फिजिकल टू पाई एन टी जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी का स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय स्कैटरिंग फ्रॉम ए एंगल थीटा और हायर, यानी किसी एंगल थीटा या उससे हायर पे अगर आपने कोई फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल मालूम करने हो तो उसके लिए होता है। हमें बिलो मालूम करने हैं उस एंगल से, तो वो फ्रैक्शन जो है वो 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बिलो आ जाएगी। तो n हमें n नॉट रो ओवर ओमेगा, तो n नॉट जो है बुक में सॉल्व किया हुआ है 5.89 इंटू 10⁻28 एटम पर मीटर क्यूब आ गया। तो आप थीटा दिया गया है 1 डिग्री, तो ये यहाँ पुट करेंगे तो f आ गया 0.159, ये है ग्रेटर देन 1 डिग्री के लिए इतने अल्फा पार्टिकल। अगर आपने मालूम करने लेस देन तो आप यूनिटी में से आप ये फ्रैक्शन माइनस कर दें तो आपके पास लेस देन 1 डिग्री का आ जाएगा। क्वेश्चन 4, what fraction of a beam of 7.7 MeV alpha particle incident upon a gold foil of thickness this is scattered by 90 degree or more? f जो है आपको दिया गया पाई एन टी जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई नॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपको यहाँ थीटा भी पता है 90 डिग्री, जेड गोल्ड के लिए आपको 79 पता है, टी काइनेटिक एनर्जी 7.7 MeV है और बस बाकी चीजें मालूम है, तो फ्रैक्शन आपके पास 1.21 इंटू -5 आ गया। अब यहाँ पे माइनस इस 1 से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो मोर देन 90 डिग्री का पूछ रहा है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक हो गया? यस सर, ठीक। किसी का क्वेश्चन हो तो वो साथ पूछ सकता है बच्चे, मुझे क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है, यू कैन आस्क मी। Show that twice as many alpha particles are scattered by a foil through angle between 60 and 90 degree as are scattered through angle 90 degree or more। ये वो पूछ रहा है कि आप मालूम करें कि वो अल्फा पार्टिकल जो एंगल 60 और 90 के दरमियान स्कैटर हुए हैं उनकी तादाद उन अल्फा पार्टिकल से ट्वाइस यानी हाफ है जो 90 डिग्री या हायर पे स्कैटर हुए, या इन अदर वर्ड्स
कि आपके पास ट्वाइस है। इन अदर वर्ड्स कि जो अल्फा पार्टिकल 60 और 90 डिग्री के दरमियान में गए हैं उनकी तादाद डबल है उन अल्फा पार्टिकल से जो 90 डिग्री से हायर पे स्कैटर हुए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि आपने ये फार्मूले में एक दफा थीटा 60 मालूम करना है, एक दफा थीटा 90 रख के वैल्यू पुट करके निकालनी है। दोनों को माइनस करें, जो आंसर आए वो आंसर होगा आपका ट्वाइस F90 का। प्रूव करना है आपने और बाकी सारी चीजें गिवन है। Question 6. A beam of 8.3 MeV alpha particles is directed at an aluminum foil. It is found that a Rutherford scattering formula ceases to obey at a scattering angle exceeding about 60 degrees. If the alpha particle is assumed to have a radius of 2 into minus 15 meter, find the radius of the aluminum nucleus. एल्युमिनियम न्यूक्लियस का रेडियस मालूम करना है। हमें अल्फा पार्टिकल का रेडियस गिवन है, हमें बी जो है वो मालूम करनी है। आपको बी पता है कि वो किसके इक्वल होगा, ये फिगर से वो बी इक्वल है रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस रेडियस ऑफ एल्युमिनियम। जब वो टच करता हुआ उसको क्रेज करता हुआ जाएगा तो बी हो गया आर अल्फा प्लस आर एल्युमिनियम। तो बी हम मालूम कर सकते हैं जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी कॉट ऑफ थीटा बाई 2। तो यहाँ से बी जो है हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करेंगे थीटा ये यूज करके लिखा हुआ है, तो आपके पास 3.906 इंटू माइनस 15 मीटर आ गया। आर एल्युमिनियम जो है कैसे मालूम करेंगे, बी में से आर अल्फा आप माइनस कर दें। आर अल्फा गिवन है 2 इंटू माइनस 15 मीटर, तो 3.906 माइनस 2 फेम्टोमीटर, तो ये हो गया 1.906 फेम्टोमीटर। इस तरीके से आपके पास ये आ गया। Question 7. Find the distance of the